नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल परमार और शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की आज हमारी 7वीं क्लास है और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, और इसका भी पार्ट हमारा आज तीसरा है। ठीक है, मैं हूं राहुल परमार। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, मैं MPPSC मेंस 2014 में आया था। मध्य भारत पठार की भौगोलिक स्थिति का विवरण करें। 1 से 2 पंक्ति में इसको आंसर लिखना था आपको, और इसके लिए मैक्सिमम नंबर आपको मिलने वाले थे, वो थे 3। इसका आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आज हम जो स्टडी करेंगे मध्य भारत पठार की, उसके बाद आप इसका 15 नंबर में भी आंसर लिख सकते हो और 3 नंबर में भी आराम से लिख पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने देखा था, हमारी जो कहानी अब तक की है वो ये कि हमने मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा था, उसमें मालवा का पठार का अध्ययन कर लिया था, और आज हम मध्य भारत पठार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मध्य भारत पठार की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ये 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य भारत का पठार है ना, वो आपका इधर भी है, इस वाले एरिया में। यहाँ पर कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? ये तो आप बोलोगे सर ये है नीमच। ठीक है, और उसके नीचे कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा जो आ रहा है ये तो आप बोलोगे सर ये है मंदसौर। अगर मैं आपसे बात पूछूं एक क्वेश्चन कि नीमच किससे अलग हुआ, तो आप बताओगे सर नीमच मंदसौर से ही अलग हुआ है। ठीक, तो यहां तक भी फैला हुआ है मध्य भारत का पठार, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये आप देख पा रहे होंगे आराम से, ये पूरी लोकेशन, ये थोड़ा सा राजस्थान में भी है, थोड़ा नहीं मतलब ये पूरा का पूरा राजस्थान में भी है ये। ठीक, लेकिन जो मध्य भारत का जो पठार है जो हमारे पास है, वो पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 10.68। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252। उसमें से कितना है इसका मध्य भारत का? 32,896। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा क्षेत्रफल कितना है उसका? 10.68%। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करूं मैं, तो ये चौथे नंबर पर आता है। जितने भी भौतिक प्रदेश है ना मध्य प्रदेश के, देखो मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश कितने हैं? मेनली देखा जाए तो 3 भागों में हमने बांटा था, लेकिन ऐसे 7 हो रहे हैं। मैं पिछली क्लास में बताया था आपको, यहाँ पर 7 लिखा है। इसका मतलब भौतिक प्रदेश कितने टोटल? 7 है। अगर उसमें उन भौतिक प्रदेश में भी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए किसको? मध्य भारत के पठार को, तो वो कौन से नंबर पर आता है? 4th नंबर पर आता है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन आता है? कल वाली क्लास में देखा था हमने, तो वो आपका आंसर था मालवा। ठीक है, आप इस बकायदा इसको अच्छे से याद रख सकते हो, 1 नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे चौथे पांचवें छठे। ठीक है, ताकि एग्जाम में कभी भी आए तो आपको दिक्कत ना हो कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं। ठीक, इसके दक्षिण में क्या है? मानो कि ये मध्य भारत का पठार है, इधर दक्षिण में कौन क्या है? ये मालवा का पठार हो गया। इधर इस साइड बोले तो पूर्व की साइड क्या है? तो आप बोलोगे ये है बुंदेलखंड का पठार, है ना। हम ये बुंदेलखंड का पठार है, ये इधर वाला इतना एरिया। उत्तर की ओर क्या है? तो आप बोलोगे सर यमुना का मैदान है उत्तर की तरफ। तो ठीक है, इधर क्या जाएगा? इधर ये राजस्थान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप कम से कम 2 या 3 लाइन में ये भी लिख सकते हो आप, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ तक फैला हुआ है, इसके आइट साइड कौन है, क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अक्षांशीय विस्तार की, तो ये भैया 24 डिग्री 10 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। मतलब 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट तक, कहीं कहीं पर आपको 30 भी मिल जाए तो आप चौंकिएगा मत। ठीक, तो 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या होता है? 1 मिनट आप वापिस इधर मैप में आइए। देखो अक्षांशीय विस्तार का मतलब, 1 मिनट, हाँ, तो यहां से स्टार्ट होता है। ये कहां पर? ये यहां पर, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार यहां से 24 डिग्री से कहां तक फैला हुआ है? हल्का सा यूपी में पहुंच जाता है, ये ऊपर तक है। एमपी खत्म हो जाता है यहां पर, लेकिन ये थोड़ा सा आगे तक भी रहता है हल्का सा। तो यानी कि हमने क्या बताया उसके लिए? 26 डिग्री 48 मिनट तक बताया था। ठीक, तो ये तो इसका अक्षांशीय विस्तार था, मतलब यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। अब इसमें आप बताइए कौन कौन से जिले जाएंगे आपके? ये थोड़ा सा गुना भी जाएगा ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इधर शिवपुरी आ जाएगा आपका, इधर श्योपुर आ जाएगा, भिंड मुरैना भी आ जाएंगे इसमें। ठीक, अगर देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो यहां से स्टार्ट होगा इसका 74 डिग्री। देशांतर विस्तार कहां से? 74 डिग्री से लेके 50 मिनट से लेके 79 डिग्री 10 मिनट तक पूर्वी देशांतर।
ठीक, अब आप बोलोगे सर ये अक्षांश देशांतर का क्या लोचा है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए के रखिए इसके लिए, जब भी ज्योग्राफी क्लास आएगी उसके बाकायदा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का लोचा ये है, अगर जो पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो हमारी पृथ्वी कैसी बेटा, गोल है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आज मैं आपको। तो पृथ्वी गोल है, तो इसके ऊपर कुछ ऐसी लाइनें होती है, ये लाइनें क्यों होती है, सब काल्पनिक है या नहीं है, ये मैं अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। आप समझ जाइए कि पृथ्वी पर हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी है। पहले तो सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या है, वेस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि वेस्ट को ईस्ट से मिलाने वाली ऐसी काल्पनिक रेखाएं, हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची है, पृथ्वी पर कहीं रेखा नहीं है ना, तो इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। शुद्ध भाषा में बोलूं तो पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं होती है, इनको आड़ी बोलोगे ना शुद्ध भाषा में, तो आप है ना, ठेठ मालवी में तो इनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं होती है ऐसे, है ना, उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती है, बस शॉर्ट में बताया मैंने आपको क्या है, लोचा क्या है इनका। ठीक, विस्तार से बाद में देखेंगे। अगर हमने क्षेत्रफल तो देख लिया है इसका, आते हैं वापस टॉपिक पर। क्षेत्रफल देख लिया, 32,896 क्षेत्रफल है वो, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का कितना है, 10.68%। ठीक, जिले कौन कौन से आते हैं, भिंड आएगा आपका, मुरैना आएगा, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मंदसौर की एक तहसील आएगी, कौन सी, भानपुरा। कुछ याद आया भानपुरा से आपको, बताओ मेरे को, कुछ याद आया क्या? हाँ, वेरी गुड। तो भानपुरा तहसील है, और भानपुरा तहसील से आपको याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर एक सुनील टप्पा वाला केस था, हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था थोड़ा सा, है ना, भानपुरा तहसील। तो सुनील टप्पा हमने किसको दिया था, उसको, क्या नाम था उसका, बताइए फटाक से मेरे को, राजस्थान। नीमच के जावद, नीमच और मनासा, ठीक है, ये कहां पर आएंगे, ये आती है इसमें मध्य भारत के पठार में। ठीक, पूरा नीमच नहीं आता, याद रखना, इसलिए मैंने आपको इस मैप में, देखिए आप एक बार और से वापस आइए, यहां पर देखिए ये पूरा नीमच नहीं लिया है, इधर का नीमच थोड़ा सा छूट गया है, ये वाला पूरा मंदसौर भी नहीं लिया है, नहीं तो यहां से लेता मैं ऐसे करके, पूरा मंदसौर भी नहीं है, पूरा नीमच भी नहीं है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आपको बार बार। और गुना का पश्चिमी भाग, ठीक है, गुना का पश्चिमी भाग बोले तो हल्का सा ये वाला एरिया। ठीक, यहां से आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, हल्का सा गुना का भाग मिल जाएगा, ये पश्चिमी भाग है ना, थोड़ा सा ड्रा में दिक्कत आ गई होगी, ये वाला भाग, ये गुना है इधर का। ठीक, तो ये जो है किसके पास है, मध्य भारत के पठार के पास है। अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, एवरेज रेन की, औसत वर्षा यहां पर होती कितना, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सोचो आप, मतलब बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इधर आप सोचिए बारिश 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक, लेकिन इधर की सारी जो भूमि होती है वो उपजाऊ है। अब बताओ कैसे, है ना, आगे आपको मालूम चल जाएगा कैसे। ठीक, सोचो आप जब तक कि भाई बारिश कम होगी तो फिर पानी तो होगा ही नहीं, उधर कम पानी होगा, तो हो सकता है उधर कम क्या बोल सकते हैं हम, कम कृषि हो उधर, लेकिन उधर पानी भरपूर मात्रा में है। ठीक, चलिए यहाँ का एवरेज तापमान की बात करूं, गर्मियों में तो 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है, अभी पिछले साल की बात है, यहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर भी हुआ था, ग्वालियर में पहुंच चुका था। ठीक, सर्दियों में तापमान मतलब 15 से 18 डिग्री तक रहता है। ठीक है, ये एवरेज तापमान की बात कर रहा हूं मैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, क्योंकि तापमान तो बदलता रहता है, फिर भी आप जब 15 नंबर में लिखो तो पॉइंट कम होते हैं वहां पर हमारे पास, तो हम ये भी लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट भी। ठीक, हाँ, एक बार यहाँ पर देखिए आप जिले, इस वाले मैप में तो मैंने बताया था आपको, ये नीमच है, ये मंदसौर भी आता है, ये गुना का पार्ट हमने देखा था यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये अशोकनगर तो है, ये शिवपुरी का पार्ट आता है, दतिया हो गया आपका, थोड़ा सा दतिया ऊपर वाला थोड़ा सा आता है ना, पूरा दतिया नहीं आता, इस प्रकार से ऐसे ऐसे है, क्योंकि ये दतिया का आधा भाग और इसका शिवपुरी का ये बुंदेलखंड में चला जाता है। भिंड तो आएगा, मुरैना आएगा, और श्योपुर आएगा, और शिवपुरी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा मध्य भारत का पठार है, और इधर से ये राजस्थान वाला पार्ट है यहाँ पर। तो ये देखिए आप, ये राजस्थान तो है मध्य भारत के पठार में। अब कहीं ऐसा थोड़ी है कि यार मध्य भारत का थोड़ा यहाँ पर है, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया उसने और फिर यहाँ से चालू हो गया, ऐसा नहीं है। पठार मतलब चट्टान कैसी है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो आप देखोगे तो ये भौगोलिक स्थिति आपको सेम मिलेगी इस पार्ट की पूरी। ठीक है, हमने पॉलिटिकली डिवाइड किया है इसको, मतलब राजस्थान है तो पॉलिटिकली है वो, जियोग्राफिकल तरीके से राजस्थान थोड़ी आएगा भाई, पठार तो एक ही पूरा रहेगा ना, ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक, तो ये कहानी थी किसकी, मध्य भारत के पठार की। चलो आगे देखते हैं हम क्या है। तो मध्य भारत के पठार में वही मैंने आपको लोकेशन बताया था, दक्षिण में मालवा का पठार मिल जाएगा, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना का मैदान, और पूर्व में क्या है इसकी, बुंदेलखंड का पठारी भूमि है। ठीक, ये पूरा का पूरा ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया है। देखना आप, कभी आपने अगर ट्रेवल किया है उधर
कभी गए होंगे आप, तो आप देख पाओगे वहां पूरा उबड़ खाबड़ है, ऐसे ऐसे पूरा पठार है, कहीं पर ऊंचा नीचा, फिर ऐसे मतलब उबड़ खाबड़ जिसे बोल सकते हैं हम। इसका ढाल किधर है? उत्तर की ओर ढाल है। पता है आपको एमपी का ढाल तो पूरा का पूरा उत्तर की तरफ ही होता है। लेकिन ये चंबल उप आर्द्र, इसका दूसरा नाम भी है एक, चंबल उप आर्द्र प्रदेश। ऐसा क्यों है ना? देखो चंबल कहां से निकलती है, सबसे पहले तो ये बताओ आपको मेरे को, चंबल कहां से निकलती है? चंबल निकलती है आपकी, देखिए इधर चंबल निकलती है यहां से, ये रहा, ठीक, ऐसे ऐसे बहती हुई जाती है चंबल, ऐसे करके जाएगी आपकी, और ये वाला इस एरिया को चंबल क्या करती है? तृप्त कर देती है बिल्कुल पानी से। मतलब यहां पर जो पानी होता है, नहर इतनी, सबसे ज्यादा फायदा अगर बात करूं मैं चंबल का, एमपी में अगर कोई उठा रहा है तो ये लोग उठा रहे हैं यहां से, ठीक। हाँ, ये मंदसौर नीमच वाले थोड़े उठा लेते हैं, लेकिन इधर नहरों से पूरी सिंचाई होती है, नहरों से और कुओं से। कुओं में आपने देखा कि यार 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेकिन फिर भी वहां का वाटर लेवल बहुत ही शानदार है। क्यों? चंबल की वजह से। एक चंबल चली जाएगी, इधर से पार्वती भी जाती है, यहाँ पर शिवपुरी से, एक मिनट कचरा हो जाता है स्क्रीन पे, बार बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ, शिवपुरी में आपको यहाँ पर कुनू भी मिलेगी, कुंवारी नदी भी मिलती है, यहाँ से कुनू और कुंवारी यहीं से निकलती है, तो ये भी बिल्कुल उसको तृप्त कर देती है। फिर यहाँ से सिरोंज कहाँ पर है, विदिशा कहाँ है? हाँ, ये सिरोंज है, सिरोंज से निकल के यहाँ पर सिंध नदी जाती है, तो वो भी इसको तृप्त कर देती है इस पूरे एरिया को। यानी कि पानी भरपूर मात्रा में है इस एरिया में नहरों के द्वारा, ठीक। तो इस कारण से यहाँ पर फसलें भी अच्छी होती है। चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहते हैं इसको, क्योंकि चंबल नदी होती बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत अच्छा फायदेमंद है यहाँ के लोग, किसानों के लिए। चलिए, अब अगर बात करें यहाँ की मिट्टी की, तो यहाँ के जो मैदानी भाग है उनमें क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, देखो मैं ना बीच बीच लेक्चर में यहाँ पर रोकना नहीं चाहता हूँ आपको, आप थोड़ा सा इस पॉइंट को रट लो, क्योंकि एक सीक्वेंस में हर चीज पढ़ना अच्छा लगता है। जब मिट्टी पढ़ेंगे उस टाइम पर हम हर एक डिटेल लेंगे मिट्टी के बारे में। आज जैसे यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आई, अब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे भी दी आपको, तो कुछ फायदा नहीं उसका, वो याद नहीं रहेगी आपको। आप इतना रट लो भी कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और पठारी जो भाग रहते हैं उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि एक सीक्वेंस में पढ़ने से फायदा ये रहता है कि आपको वो चीज हमेशा याद रहती है। अब देखो यहाँ पे मैं जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी आपको समझाने लग गया, तो ये लेक्चर ले दे के 1 से 2 घंटे में पहुंच जाएगा, फिर हर एक पॉइंट समझाऊंगा आपको मैं। और बाद में जब आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको कुछ फायदा मिलेगा नहीं इसका, क्यों? होता ही ऐसा। लेकिन जब हम मिट्टी पढ़ेंगे वहां पर कम से कम 1 घंटे का भी या 2 या 3 लेक्चर भी बनते हैं हमारे, 2 या 3 घंटे के, लेकिन मिट्टी हमारी अच्छे से नोट्स बनेंगे वहां पर, और अच्छे से कवर हो जाएगी मिट्टी पूरी तरीके से, ठीक। तो यही कहने का मतलब है कि मैं बीच बीच में कोई पॉइंट आता है जो समझाने वाला रहता है वो मैं समझा देता हूं फटाफट, ठीक। यहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वन कैसे पाए जाएंगे? अधिकतर यहां पर कटीले वन पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कटीले वन पाए जाते हैं वो 20 से 27% जो हिस्सा है उस प्रदेश का वन का, उसमें से 20 से 27% पर कटीले वन पाए जाते हैं। पठारों पर तो कटीले वन मिलेंगे ही सही आपको। देखो सिंपल सी बात क्या होती है एक्चुअल में, पानी अच्छा गिरेगा तो हरियाली रहेगी, पेड़ पौधे भी हरे रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जहां पर पानी कम रहता है, जंगल वाला एरिया रहता है, तो वहां पर भाई कटीले वन पाए जाएंगे, है ना। कटीले वन मतलब जिनको पानी की कम से कम जरूरत हो, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कटीले वन पाए जाते हैं। एरिया आप ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये जब आप मेंस में ऐसे पॉइंट को जब लिख देते हो ना कि 20 से 27% पर कटीले वन पाए जाते हैं, और फिर इनको आप अंडरलाइन कर दो, या अगर आप हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर रहे हो मेंस में तो आप कर सकते हो, है ना। जैसे यूपीएससी में अपन हाइलाइटर इस्तेमाल करके अगर उसको अच्छे से हाईलाइट कर दो इस चीज को, तो बहुत शानदार इंप्रेशन जाता है। जो कॉपी चेक करने वाला होता है डायरेक्ट उसी पॉइंट के ऊपर जाता है। ये अंडरलाइन सबसे बेस्ट तरीका है, अंडरलाइन। हाईलाइटर में क्या बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उससे नुकसान भी रहता है, पीछे का पेज खराब हो जाता है। अंडरलाइन कर दिया करो ऐसे ऐसे पॉइंट को आप एग्जाम में लिखते टाइम। चलिए आगे देखते हैं हम। कृषि और उपज और खनिज की बात अगर हम करें तो इस क्षेत्र में आपको पता, मैं बता चुका हूं, नहरों एवं कुएं से सिंचाई होती है। यहाँ पर सरसों बहुत ज्यादा पैदा होती है, ठीक है। इसलिए इस प्रदेश को या इस क्षेत्र को हम क्या करते हैं, सरसों उत्पादन की हांडी। अब ये हांडी क्या होता है आपको पता होगा। हांडी मतलब खाना बनाने वाली एक चीज रहती है, जिसे आप कुछ भी बोल सकते हो। इस प्रकार की ऐसी एक बर्तन पॉट रहता है, आप अलग अलग बोलते होंगे। तो सरसों उत्पादन की हांडी बोलते हैं इसको, है ना। हांडी, मालवा में हांडी का मतलब अलग होता है पर, तो इसे सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। अगर यहाँ पर प्रमुख खनिज की बात करूं तो चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। तापमान हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, है ना। उद्योग धंधे, देखो ये एक एक पॉइंट आपको जब आंसर लिखोगे ना, आपको इस प्रकार लिखोगे ना आप,
आपके पास थोड़ा सा पॉइंट होना चाहिए, फिर तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि एक पॉइंट आपका कभी आए तो आप कृषि को अलग एक पॉइंट बना सकते हो। उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो कृषि के बारे में, जितना मैंने आपको बताया है कि भाई बारिश कम होती है, इसके बावजूद भी यहाँ पर सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। ठीक है, सरसों उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है मध्य प्रदेश में, और इस कारण से सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। खनिज के बारे में आप लिख सकते हो, है ना। औद्योगिक उद्योग धंधे के बारे में आप लिखोगे तो गुना में शक्कर का कारखाना है, शिवपुरी बानमोर में ये घेर से कत्था बनाने का कारखाना भी है, ग्वालियर में रेशम बनाई जाती है, ग्वालियर में मूर्ति बनाने का भी है, वहाँ पर मूर्ति बहुत फेमस है वहाँ की भी, है ना। या ट्रॉफी जो ग्वालियर की ट्रॉफी जो बनती है वो तो बहुत फेमस है, बाहर तक जाती है वो तो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हो। औद्योगिक केंद्र, या मैं बात करूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, ठीक, ACZ, तो वही भिंड जिले में मालनपुर है, और ये मुरैना का बानमोर, और ये तो MPPSC जो अभी 2020 में हुआ ना, जनवरी 2020 में MPPSC, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि निम्न में बानमोर औद्योगिक केंद्र निम्न में से किस जिले में है। ठीक है, ये बानमोर। तो आपको जब मैं जिले पढ़ाऊंगा तो हर जिले में एक ACZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, या औद्योगिक केंद्र होता है एक प्रमुख, वो आपको हर जिले के याद करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी बानमोर का आ गया, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ चुका है एग्जाम में, तो आपको भविष्य के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक, अगर बात करूं यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है सहरिया जनजाति ना, प्रमुख स्थान है सहरिया जनजाति। अगर कभी एग्जाम में आ जाए ना आपको कि सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है, किस एरिया में पाई जाती है, तो आप याद रखना सहरिया जनजाति अगर कोई जिले इधर वाले मिलते हैं आपको, इस गुना से लेके ऊपर वाले, इन जिलों को आप याद रखना। ठीक है, यहां पर पाई जाती कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। अब ये सहरिया जनजाति क्या है कि 2017 के समथिंग ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी सहरिया जनजाति। ठीक, क्योंकि 2017 के समथिंग यहां पर क्या होने थे, चुनाव होने थे, उपचुनाव, है ना। इस क्षेत्र में 2 या 3 सीट पर उपचुनाव होने थे, और शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया था, घोषणा की थी कि सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही पिछड़े टाइप के लोग हैं, बहुत ही पिछड़े। तो शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी उस टाइम पे कि जब MP पुलिस की भर्ती आएगी, उसके बाद तो आई नहीं कभी वैसे, है ना, तो MP पुलिस की भर्ती में सहरिया जनजाति के लोगों को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ फिजिकल देने आएंगे सहरिया जनजाति के लोग, है ना। तो उनका जो ST का जो आरक्षण होता है उसमें उनको जो सीट मिलेगी वो डायरेक्ट उनको कैसी मिलेगी, फिजिकल देने के बाद, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बाकी उसमें उसके बाद तो MP पुलिस की वैकेंसी आई ही नहीं कभी, तो शायद ये उनका पता नहीं प्रोजेक्ट क्या चल रहा है आजकल। चलिए, तो शिवराज सिंह चौहान कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, डोंट वरी। इधर आइए आप इस वाले एरिया पे, तो यहाँ पर नदियां कौन कौन सी है, प्रमुख नदियां की बात करूं मैं तो चंबल कहां से निकलती है, हमने कल डिस्कस किया था। हाँ, जाना पावा पहाड़ी कहां पर, महू। पार्वती नदी कहां से निकलती है, पार्वती नदी निकलती है सीहोर के आष्टा से। कुंवारी नदी कहां से निकलती है, मैंने अभी बताया, शिवपुरी से। कुनू कहां से निकलती है, शिवपुरी से। और सिंध कहां से निकलती है, देखो सिंध निकलती है विदिशा से। अब मैं एक चीज बोलूंगा यहां पर आपको कि भाई विदिशा में भी एक जगह है, उसका नाम क्या है, ये सिरोंज। कुछ याद आया सिरोंज का नाम सुन के? अगर याद नहीं आया तो पहला या दूसरा लेक्चर देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा सिरोंज क्या है। मैं नहीं बताऊंगा आज आपको कुछ भी इसके बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, सिंध जो नदी है वो विदिशा से निकलती है, और जब ये शिवपुरी के पास पहुंच जाते हैं उधर, तो इसमें आके कौन सी नदी मिल जाती है, कुंवारी नदी मिल जाती है। तो इसको बाद में इसका नाम पड़ जाता है कुंवारी सिंध, इस नदी का नाम, ठीक है। कुछ लोग वहां के कुंवारी सिंध बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये इधर से आती है अपनी कुंवारी, और सिंध तो अपनी नदी है ही सही। कहां से निकलती सिंध, सिरोंज से, ठीक है। इसके बाद बात करूं अगर मैं, तो यहाँ की जो ऊपर वाला जो एरिया है, देखो ये कगार क्या होता है, यहां पर एक चीज लिखा है कगार, ठीक है। तो कगार क्या होता है एक्चुअल में, यहां पर भूगर्भिक हलचल हुई थी बहुत ज्यादा। तो जैसे ये नदी है, ये नदी का बेसिन है ये वाला, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इनको हम कगार बोलते हैं। कगार मतलब लेज, ये वाला पार्ट लेज होता है। अगर आपने कभी देखा होगा पहाड़ियों पर भी, कभी आप ट्रैकिंग करने गए होंगे या फिर कभी देखा पिक्चरों में, तो कुछ पहाड़ियां इस प्रकार की होती है, ऐसे ऐसे, है ना। मतलब ये वाला पार्ट में रहते हैं लोग। अगर आप जाओगे तो आपको लोग मिलते हैं। ये फिर जो नीचे का जो एरिया होगा, यहाँ पर या तो नदी प्रवाहित होगी या ये खाई होगी, तो इनको हम लेज बोलते हैं, कगार बोलते हैं, ठीक। तो जितनी भी नदियां हैं जो मालवा के इधर से निकल के जाती है, वो इन कगारों में ही प्रवाहित होती है ना। इन कगार मतलब, कगार से मतलब ये है कि सिंपल सी बात याद रखो आप, ये नदी, ये जल प्रवाहित हो रहा है इस नदी में, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर ये भूमि, इनको कगार बोलते हैं, लेज बोलते हैं,
ठीक, आप फोटो देख लेना एक दो, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कैसे होता है, क्योंकि आपने देखा है मूवीज वगैरह में, आपने बहुत लेज देखे हैं, अपने इधर तो कम लेज है, फॉरेन वगैरह में बहुत लेज मिलेंगे आपको। ठीक, इसके बाद जो चंबल नदी बहती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक वैली का निर्माण होता है। चंबल जो नदी बहती है वो स्ट्राइक वैली में ही बहती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एमपीपीएससी, अभी जनवरी 2020 में जो एमपीपीएससी हुई थी उसमें पूछा था, निम्न में से कौन सी नदी स्ट्राइक वैली का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपको उसमें आंसर क्या लगाना था, चंबल लगाना था। अब ये स्ट्राइक वैली एक्चुअल में होती क्या है, इधर देखिए आप। पहले तो लेज मैंने बता दिया आपको, नदी का ऊंचा किनारा होता है लेज। स्ट्राइक वैली क्या होती है, ऐसे एक नदी होती है जैसे ये है ना, यहां पर क्या है, ये घाटी है और ये भी क्या है, घाटी। तो जो ये नदी होगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं चट्टान है, दो चट्टान, इनके बीच की जो भूमि होती है ना गहरी, अब थोड़ी ये चट्टान तो ऊंची होगी, वो ये अपर साइड रहता है चट्टानों का, ये भी अपर साइड है। अब ये जो चट्टान नदी तो इसमें अंदर बहेगी ना इसमें, है ना, तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, स्ट्राइक वैली बोलते हैं। मतलब नदी क्या रहती है, दो चट्टानों के मध्य जो गहरा वाला भाग रहता है इसमें बहती है नदी, और इसको स्ट्राइक वैली कहते हैं। ठीक, स्ट्राइक वैली अलग है और बिहड़ अलग है, रेविने सिस्टम अलग है। रेविने क्या होता है, पार्श्व खाड़ी होती है, डीप एक गहरी खाड़ी होती है। कहाँ होती है वो भाई, ये दो खंड होते हैं ऐसे, इसमें ये बिहड़ होता है, मतलब ये थोड़ा गहरा रहता है, संकरा रहता है, एक तो बहुत नैरो रहता है ऐसे ऐसे। अब देखो ये बिहड़ का निर्माण चंबल नदी ही करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या होता है, बहुत तीव्र, इसका ढाल जो होता है तीव्र हो जाता है, और इस कारण से क्या ये तीव्र से बहती है, तीव्रता से साथ बहती है, तो ये बिहड़ों का निर्माण करती रहती है। अब बिहड़ में कौन पाए जाते हैं, अब तो शायद पता नहीं पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, पहले डाकू पाए जाते हैं। डाकुओं को छुपने के लिए ये बिहड़ ऐसे होते हैं, भूल भुलैया टाइप के होते हैं, है ना, तो डाकुओं को छुपने के लिए बहुत अच्छा स्थान हुआ करता था पहले ये। तो चंबल के जितने भी डाकू हुआ करते थे पहले, वो इन बिहड़ों में शरण लेते थे। ठीक, पुलिस के लिए बहुत एक भूल भुलैया कैसा रहता है कि आप उसमें अंदर जाओगे तो भूल जाओगे, लेकिन जो वहाँ के लोकल डाकू थे उनको तो पता है ना कहाँ से निकलना है, कहाँ से घुसना है, और पुलिस को जो नए जाते थे उनको दिक्कत होती थी। ठीक है, तो ये उनको बिहड़ होते हैं। बिहड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेविने बोलते हैं, स्ट्राइक वैली, और इसको क्या बोलते हैं, कगार को लेज बोलते हैं। इनका आप एक एक फोटो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को सॉरी मैं भूल चुका हूँ, मैं भी लगा सकता था लेकिन भूल गया मैं। तो एक फोटो देख लेना कि रेविने क्या होता है, तो इससे क्या माइंड में पिक्चर बन जाएगी आपको, जब भी रेविने आएगा बिहड़ आएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, स्ट्राइक वैली का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने अगर राउडी राठौर पिक्चर देखी है, ठीक है, राउडी राठौर पिक्चर देखी है, तो उसमें भी स्ट्राइक वैली होती थी। अब देखना नीचे कैसे वो गुंडे भगते रहते थे। ठीक है, वो डाकू वाला ऊपर होता था, एक डाकू ऊपर खड़ा रहता था, फिर अक्षय कुमार भी नीचे वो स्ट्राइक वैली में भगता था ऐसे ऐसे, तो है ना, तो वो भी एक एग्जाम्पल है स्ट्राइक वैली का, लेकिन वो चंबल वाली स्ट्राइक वैली नहीं थी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी लोकेशन आपने देख ली थी, ये मैप है अपना, आपने सब कुछ देख लिया था। इसमें मंदसौर से फैला हुआ था मध्य भारत का पठार, जरा बड़ा नहीं है मध्य भारत का पठार, है ना, और ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा यहाँ पर भौगोलिक रूप से नहीं है। तो यही लेक्चर था आज का हमारा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो डिसलाइक मार देना, ठीक है। और क्या करना है आपको, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना है इसको, और कुछ कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, क्या कमी रही है। और क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। आज आपने इतना सारा कुछ पढ़ा है, इतना सारा लिखा है आपके पास, और देखो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये जो भी लिखो ना, इसको पॉइंट वाइज लिखा करो यार। पॉइंट बना लो आप, मतलब जैसे मैंने लिखा है ना स्लाइड पर, हैशटैग के साथ बना लो, या पैराग्राफ में लिखो आप, सेम का सेम ऐसा का ऐसा कॉपी कर दो आप, तो ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं आज विदा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।